नमस्कार विद्यार्थियों। यानी आज हम यहाँ पर क्लास 10th की सामाजिक क्लास लेकर आए हैं और मैंने आप लोगों को सामाजिक का बेसिक प्रेज भी बताया था कि साहब किस प्रकार से सामाजिक विषय है वो 5 खंडों में बटा हुआ है। इतिहास, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और 5वां खंड है स्वच्छता प्रबंधन और सड़क सुरक्षा। उसका अंक भार मैंने बताया था किस प्रकार से होता है। तो अभी 2 भागों में से 2-2 लेसन मैंने आपको करवा दिए। प्रत्येक भाग में 2-2, 4-4 लेसन अपन करेंगे जब tक सिलेबस आता है। तो अब यहाँ पर आज मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ भाग चौथा, इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र। यानी मैंने बताया भी था कि साहब इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के जो लेसन है वो कौन से पार्ट से स्टार्ट है, कहाँ तक है। लेसन नंबर 14 से लेकर 18 तक है वो अर्थशास्त्र का पार्ट है। और मैंने बताया था किस प्रकार से अर्थशास्त्र आपके कितने नंबर की आती है, डिवाइडेशन बताया था। अब यहाँ पर एक बात क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, जिस प्रकार ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट की थी उस समय मैंने बताया था ज्योग्राफी का कार्य आप लोगों ने कर लिया होगा और नहीं किया तो अब कर लेना, क्योंकि जब भी मेरा घर पे आपके आना होगा आपके होमवर्क कॉपी चेक होगी। इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका ज्योग्राफी का काम अधूरा है तो उसको कर लेना। और इकोनॉमिक्स का काम बता रहा हूँ मैं आपको कि लेसन नंबर 14 से लेसन नंबर 18 तक आप लोगों को छोटे महत्वपूर्ण बिंदु होमवर्क कॉपी में बनाने हैं। और ये हो सके तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का कार्य आप एक ही कॉपी में कर लेना। तो छोटे महत्वपूर्ण बिंदु तैयार होने चाहिए। तो जब भी 1-2 दिन में आपके घर पे मेरा टूर हो तो ज्योग्राफी का 100% होमवर्क मिलना चाहिए और इकोनॉमिक्स का जितना कर लो आप वो देख लिया जाएगा। तो इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र का मतलब कौन सा विषय आता है कि मनुष्य के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन जहाँ पर किया जाता है उसको अपन अर्थशास्त्र कहते हैं। मनुष्य के आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी हुई क्रियाओं का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसको अर्थशास्त्र कहते हैं अपन। तो यहाँ पर जो टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है साहब लेसन नंबर 18 आपका, और उस लेसन का एक बिंदु अभी अपन यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 18 है और लेसन नंबर 18 का एक बिंदु अपन यहाँ पर आज स्टार्ट कर रहे हैं और इस एक बिंदु का नाम है पहला। इसमें लेसन नंबर 18 में आपके देखो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। लेसन नंबर 18 में 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे पहला बिंदु मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ उपभोक्ता, उपभोक्ता, विधिक जागरूकता और सूचना का अधिकार। 3 पॉइंट इसमें पढ़ेंगे अपन। लेसन नंबर 18 में अपन 3 पॉइंट पढ़ेंगे, उपभोक्ता, विधिक जागरूकता और सूचना का अधिकार। तो यहाँ पर पहला बिंदु अपन पढ़ रहे हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता, तो उपभोक्ता अपन किसे कहते हैं ये अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता किसे कहते हैं वो अध्ययन करेंगे अपन यहाँ पर। उपभोक्ता अपन किसे कहते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं वो देखेंगे। तो देखो परिभाषा कर रहा हूं मैं आपको, और मैंने आपको सामाजिक में जब जब परिभाषा बताई आपको जब जब परिभाषा बताई आपको उस परिभाषा मैंने कुछ पॉइंट लिखे, पॉइंटों से परिभाषा बनाई है। तो यहां पर उपभोक्ता की परिभाषा बना रहा हूं, ध्यान रखना इन पॉइंटों को जोड़ने से परिभाषा बन जाएगी। तो देखो यहाँ पर पहले बता रहा हूं आपको एक व्यक्ति, पॉइंट बनाया अपने व्यक्ति। दूसरा पॉइंट लिखे अपने निश्चित कीमत। तीसरा पॉइंट बनाया पर वस्तु एवं सेवा।
और चौथा पॉइंट बनाया अपन अंतिम उपभोग। 4 बिंदु मैंने लिखे हैं यहां पर। इन 4 बिंदुओं को अगर अपन जोड़ेंगे तो अपनी परिभाषा बन जाएगी कौन सी? उपभोक्ता की। उपभोक्ता की परिभाषा बन जाएगी। 4 बिंदुओं को अपन जोड़ेंगे तो परिभाषा बन जाएगी उपभोक्ता की। जैसे बनाओ, मन में बनाकर देखो, मैं बनाता हूं यहां पर। यानी एक ऐसा व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति निश्चित कीमत देकर वस्तु और सेवा का अंतिम उपभोग करता है। परिभाषा देखो उपभोक्ता की। उपभोक्ता परिभाषा है एक व्यक्ति निश्चित कीमत देकर, एक व्यक्ति निश्चित कीमत देकर वस्तु एवं सेवा का अंतिम उपभोग करता है। वस्तु या सेवा का क्या करता है? अंतिम उपभोग करता है। उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। परिभाषा ध्यान से पढ़ना। देखो उपभोक्ता किसे कहते हैं अपन, यानी 4 बातें आप ध्यान रखोगे मुख्य रूप से। यानी सीधी सी बात है, एक व्यक्ति निश्चित कीमत, वस्तु और सेवा और अंतिम भोग करता है, उसको क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखना। एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे मान लो ये पेन है। इस पेन को निश्चित कीमत देकर खरीदने वाले 2 व्यक्ति बताता हूं। अब आप अंतर समझ लेना कि उपभोक्ता कौन होगा। एक व्यक्ति है साहब, 100 पेन उसने खरीद लिए, 100 पेन खरीद लिए और 100 पेन खरीदकर देखो निश्चित कीमत उसने दे दी, व्यक्ति भी और वस्तु भी खरीद ली। वो क्या कर रहा है कि साहब अपने दुकान में लाकर विद्यार्थियों को बेच रहा है। एक विद्यार्थी है जो उस दुकान वाले से 5 रुपए में पेन खरीदा, पेन खरीदकर अपने पढ़ने के काम में ले रहा है। तो आप सोचना उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता वो है, यानी चारों बातें जरूरी है यहाँ पर। चारों बताओ योग होगा तभी उपभोक्ता बनेगा। यानी उपभोक्ता किसे कहते हैं अपन? उपभोक्ता का मतलब यह है कि साहब एक व्यक्ति निश्चित कीमत देकर वस्तु और सेवा का अंतिम भोग करता है, उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। तो विद्यार्थी ने उसकी निश्चित कीमत दी और उसका अंतिम भोग किया तो वो उपभोक्ता हो गया। जबकि पहला व्यक्ति था जो दुकानदार है, उसको उपभोक्ता नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वस्तु या सेवा का अंतिम उपभोग नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, जिन एग्जाम्पल्स को फिर जब अपना रिवाइज होगा उसमें और देख लेंगे। फिलहाल मैंने परिभाषा बताई आपको कि साहब उपभोक्ता किसे कहते हैं। यानी इन बातों का ध्यान रखोगे। एक व्यक्ति निश्चित कीमत देकर वस्तु या सेवा का अंतिम उपभोग करता है। चारों बातें मिलेगी तभी वो क्या कहलाएगा? बताओ, उपभोक्ता कहलाएगा। तो उपभोक्ता की परिभाषा आपके समझ में आई होगी किसे कहते हैं अपन। एक एग्जाम्पल और बता देता हूं मैं आपको कि साहब एक व्यक्ति बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास जाकर उसने फीस जमा कराई, बुखार की दवाई लेकर आया और उस दवा को क्या आराम से लेकर ठीक होने का इलाज करवाया साहब उसने, तो उपभोक्ता हो गया। उसी प्रकार जैसे मान लो आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, 10th क्लास के स्टूडेंट हो, 10th क्लास स्टूडेंट और निश्चित फीस देकर आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। तो निश्चित फीस दी आपने तो आपने सेवा प्राप्त की, निश्चित कीमत देकर सेवा प्राप्त की, तो उसको अपन क्या कहते हैं? बताओ, उपभोक्ता कहते हैं। तो उपभोक्ता की परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। अब आपकी किताब में देखो यहाँ पर एक व्यक्ति, उपभोक्ता में एक शब्द है एक व्यक्ति। अब इकोनॉमिक्स या उपभोक्ता की परिभाषा के अनुसार व्यक्ति कौन हो सकता है? ये थोड़ा सा 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखना कि साहब व्यक्ति अपन किसे कह सकते हैं। अब आप सोचोगे साहब एक विद्यार्थी ने पेन खरीदा तो उपभोक्ता हो गया, लेकिन एक स्कूल ने कंप्यूटर खरीदा तो स्कूल ने खरीदा तो क्या वो उपभोक्ता नहीं है? तो वहां पर एक संस्था है जिसने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर का उपयोग कर रही है संस्था, तो वो संस्था भी एक व्यक्ति के रूप में हो गई। यानी उपभोक्ता की परिभाषा में व्यक्ति है, व्यक्ति एक पर्सनल व्यक्ति, इससे नहीं जुड़ा होता है शब्द। जो पक्ष है वस्तु का या सेवा का उपयोग कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उन सबको व्यक्ति में परिभाषित करते हैं। तो
तो व्यक्ति कौन है? देखो व्यक्ति कौन है, तो देखो व्यक्ति, देखो सीधी सी बात है, इस उपभोक्ता परिवेश में व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं? जैसे पहला पॉइंट है पंजीकृत या अपंजीकृत फर्म या संस्था। पंजीकृत या अपंजीकृत क्या बताओ? फर्म या संस्था भी व्यक्ति हो सकती है। फिर दूसरा पॉइंट देखो, संयुक्त हिंदू परिवार। जैसे मान लो आप परिवार में 10-12 व्यक्ति हैं और उस परिवार ने एक रंगीन टीवी खरीदा, तो उस परिवार से व्यक्ति वो परिवार हो गया। उस परिवार से व्यक्ति कौन हो गया बताओ? परिवार हो गया। एक स्कूल ने कंप्यूटर खरीदा या ब्लैक बोर्ड खरीदा, तो उस व्यक्ति में वो स्कूल हो गया साहब। तो व्यक्ति कौन है? जैसे मैंने परिभाषा बताया, रिपीट कर रहा हूं दोबारा। एक व्यक्ति निश्चित कीमत देकर वस्तु या सेवा का अंतिम उपभोग करता है, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। यहां पर व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं? पहला आपने देखा पंजीकृत है, पंजीकृत संस्था, उदाहरण बता रहा हूं आपको। दूसरा संयुक्त हिंदू परिवार। तीसरा आता है सहकारी संस्था। सहकारी संस्था, सहकारी संस्था का मतलब क्या है कि साहब, जैसे मान लो सहकारी संस्था का मतलब जानते हो? साथ साथ मिलकर कार्य करना। जैसे मान लो कि साहब गांव है, शहर है, वहां पर क्या है 10-20 व्यक्तियों ने मिलकर एक संस्था का निर्माण कर लिया। समान कार्य करने वाले व्यक्तियों ने मिलकर 10-20 व्यक्तियों ने मिलकर एक संस्था का निर्माण कर लिया और वो संस्था उस कार्य कर रही है। जैसे मान लो आपके ये डेयरी आती है, दूध डेयरी, उसको सहकारी संस्था कहते हैं। तो सहकारी संस्था भी उस समय क्या हो सकती है बताओ? व्यक्ति हो सकती है। और चौथा अगर पॉइंट देखें अपन, व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। जैसे मान लो बहुत सारी समितियां होती है, बहुत सारे मंच होते हैं। जैसे मान लो युवा मोर्चा है, ये अनेक, जैसे मान लो शिक्षकों का संघ है, बहुत सारे समूह हैं, समितियां हैं। वो किसका रूप हो सकते हैं बताओ? व्यक्ति का रूप हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुए। पहला, उपभोक्ता किसे कहते हैं अपन, और उपभोक्ता की परिभाषा में जो व्यक्ति आया, व्यक्ति कौन हो सकता है? परिभाषा रिपीट कर रहा हूं एक बार। एक व्यक्ति निश्चित कीमत देकर वस्तु या सेवा का अंतिम उपभोग करता है। अब आप अपने माइंड पर जोर डालना, माइंड पर जोर डालकर देखना है कि साहब कौन कौन सी चीजें कौन व्यक्ति खरीद रहा है, कौन उपभोक्ता है, कौन उपभोक्ता नहीं है। यानी उपभोक्ता वही होगा जिसमें चारों बिंदु मिलेंगे। बहुत सारे कार्य आपको ऐसे दिखाई देंगे जिसमें क्या है, चारों में से कोई एक चीज मिस है, और जो भी चीज मिस है इसका मतलब उपभोक्ता नहीं होगा वो। तो उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो उपभोक्ता परिभाषा आपके समझ में आई होगी। और उपभोक्ता की परिभाषा में जो व्यक्ति है, व्यक्ति कौन है, इसका अर्थ भी आपके समझ में आया होगा। व्यक्ति कौन है भी अर्थ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अपन ने परिभाषा देखी। अब यहाँ पर देखेंगे, अब आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि आज के युग में उपभोक्ता है, आपने टीवी में देखा होगा, जहाँ भी कोई चलचित्र देखा होगा, अखबारों में देखा होगा, एक बिंदु आता है जागो ग्राहक जागो के ऐड आते हैं। इसका मतलब वर्तमान समय में उपभोक्ता का शोषण होता है। वर्तमान समय में उपभोक्ता क्या हो रहा है बताओ? शोषण हो रहा है। तो यहाँ पर अगला बिंदु अपन पढ़ेंगे, उपभोक्ता शोषण के बारे में पढ़ेंगे। उपभोक्ता का शोषण हो रहा है। अब इस शोषण के बारे में पहली बात तो अपन कहें, उपभोक्ता शोषण किसे कहेंगे? उपभोक्ता शोषण किसे कहेंगे? तो ये परिभाषा, अगर इसकी परिभाषा किताब में नहीं दी, लेकिन परिभाषा बता देता हूं मैं आपको। परिभाषा कैसी होगी कि साहब किसी व्यक्ति ने निश्चित कीमत दी और निश्चित कीमत देकर वस्तु और सेवा का उपभोग कर रहा है, लेकिन उपभोग की शर्तों पर वो वस्तु या सेवा खरी नहीं उतर रही है। उपभोग की सेवाओं पर वो वस्तु या सेवा खरी नहीं उतर रही, तो उसको उपभोक्ता का शोषण कहेंगे। थोड़ी देर लगे सोचो, आपने एक साबुन खरीदा और साबुन का कार्य क्या है कि साहब कपड़े का मैल उतारना या गंदगी उतारना। अब वो साबुन अगर कपड़े का मैल या गंदगी ठीक प्रकार से नहीं उतार रहा है, तो इसका मतलब उपभोक्ता क्या हो गया? शोषण हो गया। जैसे मान लो आपने मार्केट से दाल खरीदी, दाल में दाल कम और कंकड़ ज्यादा है, तो जिस कार्य के लिए आपने दाल खरीदी उसमें आपकी पूर्ति नहीं हुई, या मान लो आपके साथ धोखा हो गया, छल हो गया, तो उपभोक्ता का शोषण है। तो वर्तमान समय में
ये महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए है कि वर्तमान मार्केट में उपभोक्ता का शोषण बड़ी मात्रा में बड़े तरीके से हो रहा है। तो यहां पर अपन पढ़ेंगे 2 पॉइंट पढ़ेंगे जिसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों के, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन देखो यहां पर इस पार्ट में से एक बात ध्यान रखना, एक लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आने का चांस बनता है। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आने का मतलब होता है 4 बिंदु उसमें पूछे जाते हैं। तो देखो 2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों में, कभी कभी उसमें एक तरह से मिक्सिंग हो जाता है, और वो है उपभोक्ता शोषण के कारण और उपभोक्ता शोषण के प्रकार। उपभोक्ता शोषण के कारण और उपभोक्ता शोषण के प्रकार। तो यहां पर अपन दोनों बिंदुओं को पढ़ा रहा हूं, तो इसमें एक बार आप लोग सब पहले पढ़े थे उपभोक्ता शोषण के कारण। तो यहां पर आपको जवाब क्या देना है कि साहब जैसे मैंने बताया कि साहब दाल खरीदी आपने, दाल में कंकड़ आ गए, तो कंकड़ आ गए तो वो तो प्रकार हो गया, लेकिन कंकड़ आ गए तो क्यों आ गए, वो दाल खरीद कर क्यों लाया आप? ऐसी कौन सी कमी रह गई आप में, आपकी तरफ से क्या कमी रह गई जिससे आप वो कंकड़ की दाल मार्केट से लेकर आ गए? तो उन कारण पढ़ेंगे। कारण का मतलब उपभोक्ता का शोषण क्यों होता है, ऐसे कौन से कारण है जिससे उपभोक्ता का शोषण होता है, वो पढ़ेंगे अपन। तो शोषण कारण समझ में आया होगा आपके। शोषण का मतलब होता है जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वस्तु और सेवा का खरीदार उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई और कीमत भी पूरी लग गई, तो उसको उपभोक्ता का शोषण कहेंगे। उपभोक्ता का शोषण का मतलब सिंपल सा है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने निश्चित कीमत देकर वस्तु और सेवा को खरीदा। जैसे मान लो मैंने अभी उदाहरण बताया था आपको कि आप मार्केट में गया, मान लो हॉस्पिटल गया, और हॉस्पिटल जाकर आपने डॉक्टर से चेकअप करवाया, फीस जमा करवाई, डॉक्टर से दवाई लेकर आए, और जिस बीमारी की दवाई लेकर आए उस बीमारी का इलाज अगर उस दवा से नहीं हो पा रहा आपका, तो वो आपका शोषण हो गया साहब। या मान लो उस दवाई लेने से आपको साइड इफेक्ट ज्यादा हो गए, तो आपको शोषण हो रहा है। तो उपभोक्ता शोषण किसे कहते हैं, तो वो परिभाषा मैंने बताया। तो इसको समझने पर आपको उपभोक्ता प्रकार और कारण समझ में आ जाएंगे। तो पहले पढ़ेंगे उपभोक्ता शोषण के कारण। तो सबसे पहली बात तो है उपभोक्ता शोषण के कारणों में सबसे बड़ा जिम्मेदार उपभोक्ता है। उपभोक्ता शोषण के कारण है ना, उनमें सबसे बड़ा जिम्मेदार उपभोक्ता है। तो पहला कारण अगर अपन देखें कि उपभोक्ता शोषण क्यों होता है, उसका कारण देखें, तो सबसे पहली बात है आप कोई वस्तु या सेवा खरीद रहे हो, उस वस्तु या सेवा की क्वालिटी है, शुद्धता है, उसके जो मानक है, उस मानकों को ध्यान दिए बिना आप उसका क्रय कर लेते हो। उसकी क्वालिटी है, गुणवत्ता है और उसके शुद्धता है, उसके जो मानक है, उस मानकों की अगर जांच के बिना खरीदते हो, तो इसका मतलब आपका शोषण हो जाएगा। 100% आपका शोषण होगा। अगर आपने उसकी देखो यहाँ पर मात्रा, गुणवत्ता और शुद्धता के मानक है, उन मानकों को देखे बिना अगर आपने कोई चीज खरीदी है, तो आपका शोषण होने की संभावना बन जाती है। शोषण का पहला कारण देखो मानक होते हैं, फिक्स मानक होते हैं। जैसे मान लो आपने कोई चीज खरीदी साहब, अब उसमें जैसे मान लो आप सब्जी खरीद रहे हो साहब, अब सब्जी में जो सब्जी वाला है तक्कड़ में क्या है, एक तरफ पत्थर का बाट रख रखा है उसने, आप उस पत्थर के बाट से खरीद कर ला रहे हो साहब। तो वहां पर मानक क्या था कि प्रमाणीकरण बाट होता, उसको देखकर आप चीज खरीदते, तो आपका शोषण होने की संभावना कम रहती है। तो मानकों को ध्यान दिए बिना अगर वस्तु खरीद रहे हो, आप सेवा खरीद रहे हो, इसका मतलब जोला साहब को डॉक्टर उससे आप दवा खरीद रहे हो, तो आपके 100% शोषण की संभावना बनती है। तो मानक है किसके, शुद्धता के, क्वालिटी के, मात्रा के जो मानक है, उनको ध्यान दिए बिना खरीदोगे तो क्या शोषण होने की संभावना पूरी बन जाती है। दूसरा कारण देखो, दूसरा कारण क्या है यानी दूसरा कारण क्या है कि मार्केट में आजकल क्या है, मार्केट में आजकल क्या है, वस्तु और सेवा की अनेक, एक ही वस्तु या सेवा की अनेक क्वालिटियां मार्केट में मिलती हैं। यानी एक ही वस्तु, जैसे मान लो नहाने का साबुन है साहब, नहाने के साबुन के आपको लाइफबॉय मिल जाएगा, लक्स मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। एक ही चीज की क्वालिटी या प्रकार अनेक मिल जाते हैं, और अनेक प्रकार और क्वालिटी में
चयन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता और चयन सही नहीं होगा तो वहाँ पे शोषण की संभावना बनती है। चयन सही नहीं होगा तो किसकी संभावना बनती है बताओ? शोषण की संभावना बनती है। ढेर सारे मानक मिल, एक तरह से प्रकार मिल जाएंगे एक वस्तु के, तो वहाँ पर क्या है, शोषण की संभावना रहती है। तीसरा कारण है, तीसरा कारण देखो क्या है कि साहब लिखित और अलिखित जो वस्तु और सेवाएं हैं उसमें लिखित और अलिखित जानकारी ज्यादातर नहीं होती है। जानकारी का अभाव, ज्यादातर निर्माता कंपनियां क्या करती हैं कि पूरी जानकारी लिखित रूप में वस्तु और सेवा पर नहीं देती है, जिससे क्या उपभोक्ता के शोषण होने की संभावना बनती है। चौथा कारण देखें अपन, चौथा कारण देखो, चौथा कारण क्या आता है कि साहब जो वस्तु और सेवा है उसके लिखित और प्रचार, लिखित सूचना और प्रचार पर विश्वास करके, लिखित सूचना और प्रचार पर विश्वास करके अगर आपने वस्तु या सेवा को क्रय कर लिया तो वहां पर शोषण की संभावना बनती है। जैसे टीवी में ऐड आ जाते हैं साहब, एक फेयर एंड लवली का ऐड आ गया साहब, फेयर एंड लवली का ऐड आ गया साहब, 7 दिन में गोरा कर देगा। अगर वो प्रचार को आपने देखा और वो प्रचार को देखकर उस वस्तु को खरीद लिया, एक चीज़ नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, खूब सारे बढ़ा चढ़ाकर ऐड में दिखाया जाता है, उस बढ़ा चढ़ाकर ऐड को आपने बिना जांचे परखे उस वस्तु या सेवा को खरीद लिया तो वहाँ पे शोषण की संभावना बनती है। तो चौथा जो कारण देखा अपन ने कि साहब प्रचार पर विश्वास कर लेना। किस पर विश्वास कर लेना बताओ? प्रचार पर। चौथा कारण है प्रचार पर विश्वास कर लेना। पांचवा कारण देखो, उपभोक्ता का अशिक्षित होना। उपभोक्ता क्या होना बताओ? अशिक्षित होना। आज भी भारत में अगर आपने 12वां पाठ अध्ययन किया 12वां पाठ मानव संसाधन पढ़ाया था मैंने आपको कि लगभग 1/4 जनसंख्या आज भी भारत में अशिक्षित है। 1/4 जनसंख्या आज भी अशिक्षित है और अशिक्षित होने के कारण वो वस्तु सेवा की अच्छी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते और अच्छी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते उनका शोषण होने की संभावना बनी रहती है। और पांचवा है, छठा है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि साहब रसीद प्राप्त नहीं करना। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसको ध्यान देना कि साहब आप कोई वस्तु या सेवा खरीद रहे हो तो वस्तु या सेवा के केस मेमो है, रसीद है, क्रय की गई जो सामग्री उसका पूरी लिखित में आप उसको रसीद प्राप्त करो। तो अगर आपका शोषण होगा तो आप उसके ऊपर उपभोक्ता मंच में शिकायत कर सकते हो। अगर आपने रसीद प्राप्त नहीं की, शॉर्ट में बोल रहा हूं उसको रीडिंग करना, रसीद प्राप्त नहीं की तो अगर वस्तु सेवा आपने खरीदी है आप उसको रिप्लाई के लिए जाओगे तो मना भी कर सकता है। तो रसीद या केस मेमो प्राप्त नहीं करना सबसे बड़ा कारण यहाँ पर हो सकता है। किसका बताओ? उपभोक्ता शोषण का। अब देखो ये तो कारण है, अब आगे कारण और होता है। देखो ये भी महत्वपूर्ण कारण है कि उपभोक्ता का शोषण हो रहा है और उपभोक्ता शोषण होने पर भी शिकायत नहीं करना। उपभोक्ता का शोषण होता है तो सामान्यतः जैसे मान लो आपने 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये की वस्तु खरीदी, अब 10 रुपये 20 रुपये 40 रुपये की वस्तु से आपको क्या है लाभ प्राप्त नहीं हुआ तो क्या करते हैं? अरे जाने दो। और जाने दो में क्या होता है कि शोषण करता है उसका हौसला बढ़ जाता है और शिकायत नहीं करने से बार बार क्या है शोषण की संभावना बनती है। अब बाकायदा पूरे भारत सरकार ने पूरा सिस्टम बना रखा है कि साहब उपभोक्ता का शोषण होता है आप शिकायत कर सकते हो, आपकी मुआवजा प्राप्त कर सकते हो, लेकिन शिकायत न करना भी शोषण का मेन कारण है। फिर 8वां है शिकायतें होती है तो निर्णय समय पर नहीं आ पाते हैं। शिकायतों का निर्णय क्या है? समय पर ना आना। शिकायतों का निर्णय क्या बताओ? समय पर ना आना।
यानी उपभोक्ता मंच में आपने शिकायत भी कर दी तो शिकायत का निर्णय महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल भर लग जाते हैं, जिससे जो दूसरा उपभोक्ता है वो क्या शिकायत करने से कतराता है। अगर निर्णय टाइम पर आए तो शोषण होने की संभावना कम रहेगी। और आखिरी है, जो सरकार है, सरकार पर क्या बताऊं, उद्यमियों को प्रभाव रहता है या बड़े लोगों का प्रभाव रहता है, इसलिए सरकार क्या है, उपभोक्ता पक्ष लेने से कतराती है। तो ये 9 कारण है जिसको आप लोग देखोगे, इस उपभोक्ता के शोषण के कारण देखेंगे अपन। तो देखो यहाँ पर आज का टॉपिक है, मैं थोड़ा यहीं पर छोड़ रहा हूँ आपको। मैंने पढ़ाया आपको अभी, उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता की परिभाषा में व्यक्ति कौन है, उपभोक्ता शोषण किसे कहते हैं, उपभोक्ता शोषण के कारण अपन पढ़े हैं। तो लेसन नंबर 18 में 3 पॉइंट है, मैंने बताया था आपके आपको, उपभोक्ता, विधिक जागरूकता और सूचना का अधिकार। इसमें पहला पॉइंट अपन देख रहे थे उपभोक्ता। तो उपभोक्ता की परिभाषा अभी देखी अपन ने। अब आगे अपन पढ़ेंगे उपभोक्ता शोषण के प्रकार और उपभोक्ता की शिकायतों का निवारण की व्यवस्था क्या की गई है। उपभोक्ता शोषण के प्रकार और निवारण की व्यवस्था क्या की गई है। ठीक है, धन्यवाद।